हेलो वर्गो, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने पिछले कालांश में इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम में योजना आयोग के बारे में अध्ययन किया था। योजना आयोग के बाद अब है आपके नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति NITI, N का मतलब नेशनल राष्ट्रीय, I का मतलब हो गया आपके इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्थान, और T का ट्रांसफॉर्मिंग यानी परिवर्तन, और I का इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ये आपके योजना आयोग के स्थान पर ही गठित किया गया है। अर्थात इसने पूर्ववर्ती जो योजना आयोग, जिस योजना आयोग के बारे में आपने पढ़ा है, उस योजना आयोग का स्थान है अब नीति आयोग ने ले लिया है। देखो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी उसने किया। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग किसके स्थान पर है? मैंने भी बताया कि ये जो है आपकी योजना आयोग का उत्तराधिकारी है, अर्थात योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के लिए जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया है, और वर्तमान जो परिस्थिति मैंने बताया था कि वर्तमान जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के का समाधान करने के लिए अब योजना आयोग के स्थान पर जो है नियोजन का कार्य कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। भारत में नियोजन का दायित्व वर्तमान में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान किया है, बताइए मैंने आपको। ये सरकार के लिए कौन? नीति आयोग थिंक टैंक, सोचने वाले टैंक के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा कौन? नीति आयोग। और ये जो है सरकार को दिशा निर्देशात्मक और आपके नीति जो कार्य हैं उनको गतिशील बनाने का दायित्व या कार्य जो है नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। अब जो है आपके नीति आयोग के गठन के आधार है। नीति आयोग का गठन किन आधारों पर किया गया है? गठन के आधार किन आधारों पर गठन किया गया है इसका? तो देखो आपके विकास में पहला नीति आयोग के गठन का आधार है विकास में राज्यों की भूमिका का सक्रिय बनाना। भूमिका को विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, ताकि राज्यों का द्वारा आपके विकास में सहयोग लिया जाए और आपके सहकारी संघवाद के जो सदस्य है उसके रूप में राज्यों का योगदान लिया जा सके। एक राष्ट्र जो विकास है उस राष्ट्रीय विकास में क्या किया जाए? केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्यों की भूमिका को भी लिया जाए, राज्यों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए, जिससे वास्तविक जो भारत का सहकारी संघ है, जो संघवाद है भारत का, उसे संघवाद की स्थापना हो सके। दूसरा इसके गठन का आधार है कि देश में विद्यमान जो आपके बौद्धिक संपदा है उसका समुचित दोहन किया जाए। तो नीति आयोग जो है बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन करे, उसे पलायन करने से रोकेगा। जो बौद्धिक नहीं मानव बौद्धिक संपदा के कहा गया यहाँ पर मानव को, क्योंकि यही एक बौद्धिक प्राणी है, बौद्धिक संपदा है, तो ये क्या करते हैं? रोजगार नहीं मिलने से पलायन कर जाते हैं। तो इसके पलायन को रोकना का एक सुशासन की जो भूमिका होती है, सुशासन की व्यवस्था होती है, और सुशासन में इस बौद्धिक संपदा का क्या भागीदारी होनी चाहिए, तो ये भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य जो है आपके नीति आयोग करेगा। जब बौद्धिक संपदा को सुशासन में भागीदार किया जाएगा तो सुशासन व्यवस्था और भी सही होगी, सरल होगी, लाभकारी होगी, जनहित में होगी, इसलिए उसको हम सुशासन कहेंगे। जब आपके शासन में जो लोग भागीदार नहीं है वो इस शासन को क्या करते हैं? कुशासन में बदलने का कार्य करते हैं। तो जब बौद्धिक संपदा को इसमें शासन में भागीदार बना दिया जाएगा तो वो लोग ये सोचेंगे कि हम खुद शासन में भागीदार है, हमारा शासन है, तो क्या करते हैं? शासन में किसी कुशासन नहीं होने देते, अर्थात शासन को बढ़िया बनाने का, शासन को संचालित करने में सहयोग करने का, नियमों का पालन करने में सहयोग करने का कार्य करते हैं, जिससे शासन में सुशासन आता है। आपके माने शासन सुचारू रूप से सब चलता रहता है, शासन में एक निखार आता है।
तीसरा के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग का अगले गठन का आधार क्या है? गठन का नीति आयोग के गठन का अगला आधार है विकास के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्य के बीच में साझा मंच तैयार करना, कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के सहयोग करे एक साझे मंच पर। मंच का मतलब जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सदस्य बैठ करके विचार विमर्श कर सके, बात कर सके, ये साझा मंच तैयार करना भी है। तो नीति आयोग में राज्यों को भी भागीदार बनाया गया है ताकि राज्य भी जो है केंद्र सरकार के साथ बैठ करके अपनी समस्याओं, अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं या स्थानीय समस्याएं हैं उनको रखे और उनको एक साझा जो है आपके कार्यक्रम इन समस्याओं का समाधान करने के लिए साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए, इसमें ये भागीदार बन सके। तो इसका एक ये मंच तैयार करेगा या मंच तैयार करना इसका उद्देश्य है ताकि राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके मध्य संप्रेषण आदान प्रदान विचारों का इन समस्याओं का आदान प्रदान किया जाए और संप्रेषण का जो अभाव है उस अभाव को दूर करे और प्रक्रियागत स्वरूप में हल किया जाए, प्रक्रिया के कार्य के रूप में गति देकर के किया जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपके नीति आयोग का आधार का नीति आयोग के गठन का जो आधार है आपके तीसरा वो क्या है कि इसका ये लक्ष्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच में साझा मंच तैयार किया जाए जहां पर राज्यों और केंद्र सरकारों के सदस्य बैठ करके चर्चा कर सके और राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संप्रेषण का अभाव दूर किया जाए। राज्यों की आवश्यकता है कि सभी मंत्रालयों के साथ उनका संप्रेषण होना चाहिए, तो वो संप्रेषण का अभाव था, इस अभाव को दूर करने का कार्य जो आपके नीति आयोग करेगा, अभाव को दूर करके अब राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं राज्यों की आवश्यकताएं हैं उनको प्रक्रियात्मक क्रिया कार्य के रूप में परिणित करने का कार्य करेगा। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने का कार्य जो आपके नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। ये इसके गठन के तीन आधार है, आपको ये तीन आधार याद रखने हैं। फिर उद्देश्य नीति आयोग के कुछ उद्देश्यों को छोड़ करके बाकी के जो उद्देश्य हैं लगभग योजना आयोग के समान है। तो देखो आपके नीति आयोग के उद्देश्य भी जो है आपके योजना आयोग के समान ही है, लेकिन योजना आयोग के उद्देश्य थे वो तत्कालीन है, उस समय की जो परिस्थितियां थी, चुनौतियां थी, समस्याएं थी, निरुत्साह थे और नीति आयोग के जो उद्देश्य है वर्तमान चुनौतियों का सामना करने या वर्तमान चुनौतियों को समाधान करने के लिए है। मैंने बताया था कि आपकी समय के साथ हमारी समस्याएं चुनौतियां परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तो उसके लिए संस्थाओं में संगठनों में भी क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन भी इसीलिए किया गया है कि वर्तमान जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जाए। तो यहाँ पर नीति आयोग के उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, ये राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देगा और राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं, रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण ये विकसित करेगा कि में केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में किस आधार पर, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखने के आधार पर कि राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये क्या करेगा, राज्य और जो राष्ट्र के विकास के जो प्राथमिक और क्षेत्रीय और जो नीतियां हैं वो रणनीतियां, इन सब का एक साझा आपके दृष्टिकोण विकसित करेगा। और इस नीति आयोग का विजन क्या है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार करके सौंपना, तो इस विजन को पूरा करने का कार्य करेगा। नीति आयोग का विजन क्या है, प्रधानमंत्री और जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उन मुख्यमंत्रियों को अपने राष्ट्रीय एजेंडा अर्थात राष्ट्रीय विकास का प्रारूप तैयार करके सौंपना। उद्देश्य एजेंडा ये उद्देश्य होता है, प्रारूप भी होता है किसी क्षेत्र का, तो ये तैयार करके सौंपना ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है आपके नीति आयोग का उद्देश्य वो है राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल, राज्यों के साथ एक संरचनात्मक ढंग से जो आपके पहल करना किसी सहयोग की राज्यों के साथ केंद्र के साथ राज्यों का सहयोग बना रहे और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से क्या किया जाए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। कि सहकारी संघवाद का मतलब क्या, भारत एक संघीय संघवाद वाला राज्य है अर्थात इसमें राज्यों का संघ है भारत, इसलिए
राष्ट्रवाद की भावना ही बढ़ेगी। ग्राम स्तर पर बात करें तो ग्राम स्तर पर आपकी नीति आयोग विश्वसनीय जो योजनाएं हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, ग्रामों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण करके एक ढांचागत जो विकास होता है जिस पर हमारी जो विकास की संरचना है, विकास की जो व्यवस्थाएं हैं वो टिकी रहती है। ढांचागत आधार होते विकास जिसको कह सकते हैं ढांचागत विकास की पहल करेगा। एक ऐसा विकास जिसमें अन्य जो विकास है या अन्य क्षेत्र है वो निर्भर करते हैं, तो उसकी पहल करने का कार्य भी नीति आयोग का है। चौथा है सौंपे गए जो भी क्षेत्र नीति आयोग को जो क्षेत्र सौंपे गए हैं उन क्षेत्रों की आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके हितों को ध्यान में हितों को शामिल किया जाएगा। यानी कि नीति आयोग जो क्षेत्र इसको सौंपे गए हैं उन क्षेत्रों की आर्थिक नीतियां निर्मित करते समय और उन क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित है उन हितों को भी क्या करेगा, ध्यान में रखेगा, उनका भी ध्यान करेगा, उनको भी शामिल करेगा। यानी कि जो है सौंपे गए क्षेत्रों के लिए आर्थिक कार्यनीति बनाते समय या नीति बनाते समय वो राष्ट्रीय हितों को जरूर ध्यान में रखेगा कि नीतियों से, इन कार्यनीतियों से क्या होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए, देश की ऐतिहासिक होने चाहिए। फिर उद्देश्य इसका पांचवा उद्देश्य है कि समाज के जो वर्ग आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं हुए हैं, समाज के कई ऐसे वर्ग है जिनको योजना आयोग है या सरकार की अनेक जो है आर्थिक नीतियां लागू की गई, उन नीतियों का उनको जो है लाभ नहीं हुआ, देश का आर्थिक विकास नहीं हुआ, देश की आर्थिक प्रगति भी हुई, लेकिन इन सब का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला। तो नीति आयोग का कार्य ये रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा कि आर्थिक प्रगति का लाभ जिन वर्गों को नहीं मिला उन वर्गों का ध्यान किया जाए, उन वर्गों पर ध्यान दिया जाए और उनको आर्थिक प्रगति का जो लाभ है वो लाभ प्रदान किया जाए या दिया जाए या उनके लाभ का ध्यान रखा जाए। फिर आपके छठा है विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार करना। विकास के लिए छोटी अवधि की नीतियां नहीं, लंबी दीर्घकालीन जो लंबे समय तक जो है नीतियां चलती रहे और उन नीतियों का लाभ जो आपके लंबे समय तक मिलता रहे, उन नीतियों को तैयार करना, फिर उनकी समय समय पर समीक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर इन नीतियों में अगर मध्य के बीच में संशोधन की आवश्यकता पड़े तो जो आपके मध्यावधि संशोधन भी करने का कार्य जो है नीति आयोग करेगा। सातवां उद्देश्य है देश की जो बुद्धिजीवी और जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की जो भागीदारी है उस भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। यानी कि नीति आयोग का सातवां उद्देश्य क्या है कि नीति आयोग जो बुद्धिजीवी और संस्थाओं को जो भी बुद्धिजीवी यानी अभी बताया था मानव संपदा है, मानव को और अन्य जो संस्थाएं देश की उनको राष्ट्रीय विकास में क्या करेगा, भागीदार बनाएगा, सक्रिय बनाएगा उनको राष्ट्रीय विकास में ताकि राष्ट्र का तेजी से विकास किया जा सके। आठवां जो है इसका उद्देश्य है कि विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए विकास का जो एजेंडा है प्रारूप है उस प्रारूप को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपके अंतर क्षेत्रीय है या अंतर विभाग के जो मुद्दे हैं उन अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभाग के जो मुद्दे हैं उन मुद्दे समाधान के लिए क्या करेगा, एक साझा मंच प्रदान करेगा जहां पर राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री या राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो बैठ करके एक साझा मंच पर आकर के क्या कर सके, विकास के एजेंडे में या विकास के जो मुद्दे हैं उनका समाधान कर सके और विकास को गति प्रदान कर सके। नौवां है सुशासन एवं सतत व न्याय संगत जो विकास है उसकी प्रणाली को विकसित करने का कार्य नीति आयोग का ही है ताकि जो आपके तेजी से जो आपके सुशासन की स्थापना हो सके, सतत और न्याय संगत विकास हो सके। सतत और न्याय संगत किसे कहते हैं, सतत जो लगातार न्याय संगत जिसका लाभ सभी वर्गों को मिले, सभी क्षेत्रों को मिले। तो आपके सुशासन एक ऐसा शासन जिसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और सभी को शासन का लाभ मिले, सभी को शासन में जो आपकी भागीदारी मिले, ऐसे शासन को सुशासन कहते हैं। सतत का वो लगातार न्याय जिसके साथ जो जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं और राष्ट्र से जो विकास के या जन कल्याण के जो भी कार्य हैं, जो भी लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ऐसा जो कार्य प्रणाली है ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करने का
आसानी से क्रियान्वित किया जाए, सरलता से क्रियान्वित किया जाए। तो ये आपके नीति आयोग के उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को आपको देखना है, ज्यादातर आपके 4-5 उद्देश्य याद करने होंगे आपको, क्योंकि 4 उद्देश्य पूछे जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। लेकिन फिर भी अगर मान लो ज्यादा पूछ ले तो भी आपको एक बार देखना है इनको। दोनों के जो उद्देश्य, योजना आयोग के उद्देश्य और नीति आयोग के उद्देश्य लगभग समान सी है, तो आप एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे। अब आगे है नीति आयोग का गठन है कि नीति आयोग का गठन कैसे होता है, नीति आयोग का गठन किस प्रकार होता है। तो नीति आयोग के गठन में देखो आपके सबसे प्रथम व्यक्ति आता है अध्यक्ष। तो नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होता है। अधीन अध्यक्ष हो गया, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। योजना आयोग में भी एक था कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। तो इसका जो है आपके अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी जो है आपके इसके अध्यक्ष है, श्रीमान नरेंद्र मोदी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष है। फिर आपके सदस्य आपके गवर्निंग परिषद है। गवर्निंग परिषद के सदस्य जो आपके समस्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें आपके विधानसभाएं हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, केवल विधानसभाएं, विधानसभा है और वहां पर मुख्यमंत्री है। तो उनके मुख्यमंत्री आपके विधानसभा है, यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल जो आपके गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। फिर तीसरा चरण आता है इसमें क्षेत्रीय परिषदें। तो देखो आपके जो राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में जो मुद्दे होते हैं जो दोनों राज्यों को प्रभावित करते हैं, या तो एक राज्य को या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के लिए क्षेत्रीय जो परिषदें होती है उनका गठन किया जाता है समय समय पर। और इन क्षेत्रों के जो आपके प्रशासनिक अधिकारी है या मंत्री है या आपके मुख्यमंत्री है, ये इन परिषद में सदस्य होते हैं। और ये क्षेत्रीय मसलों पर ये परिषदें जो आपके विचार करती है और निर्णय लेती है। इन परिषदों की जो बैठकें होती है, उन बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष करता है, या फिर प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष है उसका कोई प्रतिनिधि जो है, प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर पाता है तो उसका कोई प्रतिनिधि होता है, वो जो इनकी बैठक करता है। ये क्षेत्रीय परिषदें होती है, उनका गठन समय समय पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर किया जाता है। जब एक से अधिक राज्यों में जहां पर भी क्षेत्रीय कोई मुद्दा उत्पन्न आता है तो उन राज्य के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र विशेष योग्यता और जानकारी रखते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है आपके 2 या 2 से अधिक सदस्यों को मनोनीत कर लेता है आवश्यकता अनुसार। नीति आयोग में जो किसी अलग अलग क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, कोई सहकारिता के क्षेत्र में है, जो कोई विज्ञान के क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, उस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, तो उनको जो है आपके प्रधानमंत्री क्या कर लेता है, मनोनीत कर लेता है। या फिर किसी क्षेत्र में कोई समस्याएं हैं और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य मसले हैं, तो उन मसलों की कोई जानकारी रखने वाला है, तो ऐसे लोगों को और उन मसलों की जानकारी रखता है, उन मसलों के बारे का निर्णय देने की या उनको हल करने की योग्यता रखता है, ऐसे सदस्यों को इनमें जो है प्रधानमंत्री मनोनीत कर लेता है। तो ये क्या आपके इसके अलावा पूर्णकालिक जो आपके जब तक नीति आयोग बना रहता है, यानी एक सरकार का कार्यकाल लगभग जहाँ तक संभव है लोकसभा के बराबर है। अगर पूर्ण लोकसभा के कार्यकाल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है और सरकार चलती रहती है तो 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए सदस्य होते हैं, वो पूर्णकालिक सदस्य हो गए। इन सदस्यों में देखो आपके कौन होता है, एक तो उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति जो आपके किसके द्वारा की जाती है, आपके प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री जो आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और वर्तमान में जो आपके जो नीति आयोग है उसमें उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ये वर्तमान में जो आपकी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। पूर्णकालिक सदस्य 2,
पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति जो है आपके प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और वर्तमान में पूर्णकालिक जो सदस्य हैं दो, ये आपके बी के शाश्वत है, तो बी के शाश्वत है, दूसरे प्रोफेसर रमेश चंद्र है। बी के शाश्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र ये पूर्णकालिक सदस्य है। इसके अलावा आंशिक जो सदस्य होते हैं, आंशिक कालिक जो आंशिक है सदस्य, ये आपके आंशिक सदस्य होते हैं। ये आंशिक सदस्य भी समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, जो किसी विशेष समस्या के लिए होते हैं समाधान के लिए। इसके अलावा भौतिक संपदा समूह से भी जो आपके इसमें सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं आपके नीति आयोग में। पदेन सदस्य जो पदसीन सदस्य होते हैं, पदसीन सदस्य होते हैं, इसके लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा जो आपके पदेन सदस्यों का नियुक्ति की जाती है। इसमें वर्तमान में देखिए पदेन सदस्यों में जो आपके वर्तमान में जो पदेन सदस्य है, इनमें आपके एक तो है राजनाथ सिंह, एक तो कौन आपके राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, आपके रक्षा विभाग से हैं। दूसरे हो गए आपके अमित शाह, दूसरे यहाँ पे अमित शाह देखो आपके गृह मंत्रालय के अध्यक्ष है, तो ये गृह मंत्री हो गए। तीसरा जो है इसमें देखा जाए तो तीसरा सदस्य हो गया आपके, तीसरा सदस्य आपके श्रीमती सीता, जो निर्मला सीतारमण है, आपके श्रीमती निर्मला सीतारमण है। निर्मला निर्मला सीतारमण को क्या आपके वित्त मंत्रालय को की देखरेख करेंगे, वित्त मंत्रालय को संभालने का कार्य है, इसका दायित्व है, वित्त मंत्री है, तो ये आपकी वित्त मंत्री हो गई। वित्त मंत्री के बाद में एक आपके रहेंगे नरेंद्र सिंह, श्री नरेंद्र सिंह, तोमर, कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ के कृषि एवं किसान है कल्याण विभाग के अध्यक्ष है, किसान कल्याण विभाग मंत्रालय विभाग, ये मंत्री है आपके। ये चार सदस्य हो गए आपके पदेन सदस्य। वर्तमान में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, अमित शाह जो गृह मंत्री है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो आपके वित्त मंत्री है, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है आपके। फिर आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है। और वर्तमान में जो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ है आपके, अमिताभ कांत है। इसके अलावा सचिवालय के सदस्य होते हैं, ये जो आपके नीति आयोग का गठन है, ये नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जो आपके नीति आयोग के जो सदस्य हैं, उनमें कभी कभार उसमें परिवर्तन, जैसे पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं उनमें परिवर्तन कर लिया जाता है, 3 भी कर लिए जाते हैं और कभी 2 भी रहते हैं। तो यह आपका नीति आयोग से संबंधित था। अब आपको जो आपके इसमें दो क्वेश्चन है, वो 2 है आपके प्रश्न है। एक तो आपको क्या करना है, योजना आयोग क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए
और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके नीति आयोग के गठन भी बोल सकते हैं, संगठन भी बोल सकते हैं, को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया